गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। इससे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा था वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग याद होगा आपको कि वर्टिकल पावर शेयरिंग में दो तरह की सरकारें होती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। डबल सरकारें जो होती हैं, अब हम इस चैप्टर में उन्हीं डबल सरकार के बारे में उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ड्यूल सरकार में फेडरलिज्म में कैसी सरकार होती है और वो कैसे काम करती है। इसके साथ इसमें एक और तीसरी सरकार जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों कि जब सरकार की पावर, जब देश की पावर, जब गवर्नमेंट की पावर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो सेंट्रल के पास रहती है, केंद्र के पास रहती है, और दूसरी पावर जो है वो स्टेट्स को दे दी जाती है, तो ऐसी सरकार को हम कहते हैं फेडरलिज्म। इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट टू लेवल्स में होती है, एक होती है सेंटर की और एक होती है स्टेट की। अब जैसे कि आपको पता है सेंटर की और स्टेट की, मतलब फेडरलिज्म में दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट की और एक होती है सेंटर की। अब जैसे कि स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट, इनके काम क्या होंगे, क्योंकि लोग तो सेम ही हैं, लोग तो वही लोग स्टेट में है, वही लोग सेंटर में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के कुछ काम जो है वो बांट दिए जाते हैं। जो ऐसे काम होते हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं, जो पूरे देश के लोगों के लिए होते हैं, वो तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि स्टेट के लिए होते हैं, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। चलिए इसको और हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। फेडरलिज्म को हम यूनिटरी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट से ये फेडरलिज्म जो है वो अलग है। और यूनिटरी सिस्टम में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो एक लेवल पे होती है और वही उसी की अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं। लेकिन फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट जो है उसका स्टेट्स पे कंट्रोल नहीं होता है। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट होती है, उसकी छोटी छोटी इकाइयां होती है, छोटी छोटी यूनिट्स होती है, लेकिन उस पर पूरी तरह से उसी गवर्नमेंट का, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, उसका पूरी तरह से उसका वो होता है, प्रभाव होता है, उस पे उसकी उस गवर्नमेंट का उस पे पूरा अधिकार होता है। लेकिन जो फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, दो सरकार होती है, सेंटर की अलग और स्टेट की अलग होती है। फेडरल सिस्टम में कोई भी ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम होगा तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और सेंटर से रिलेटेड होगा तो वो सेंटर ही करेगी। अब हम देखते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स। फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। आप इससे, ये तो मैंने आपको समझाया फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म कैसी सरकार होती है। अब फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दो सरकार होती है, एक सेंटर की और एक स्टेट की। अब सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार जो है कितनी हो गई, दो या एक और सरकार हो सकती है, तीसरी सरकार, जो कि जिसको हम हमारे देश में कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी पंचायत आपने नाम सुना होगा, वो तीसरी टियर। तो इसका सबसे पहला फीचर है कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है जो लोग होते हैं, तो दूसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जैसे कि दो तरह की गवर्नमेंट है, तो दोनों तरह की गवर्नमेंट सेम लोगों पे वो करती है, शासन करती है, लेकिन इन दोनों के अलग अलग मैटर में अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, अलग अलग न्याय व्यवस्था है। अब जैसे टैक्सेशन से ले लो, लेजिस्लेशन से ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन से ले लो, तो इन सब फील्ड में इनके अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। दूसरा है इनका जो भी जुरिस्डिक्शन है, हर लेवल का जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनका जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाद कोई भी लेवल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही इन लेवल्स के किसी भी काम में चेंज किया जाता है। पावर जो है, इनको पावर जो है जो दी गई है, जो गवर्नमेंट ने इन दोनों लेवल की गवर्नमेंट को
इनको जो जो पावर मिली हुई है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो इनके सोर्सेज है रेवेन्यू के, यानी कि पैसे इनकम के जो सोर्सेज हैं वो भी क्लियर है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं होता है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम जैसा कि मैंने बताया कि ड्यूल ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो है लोगों की कंट्री में यूनिटी बनी रहती है और यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब है जो हमारे देश में रीजन अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो इसकी वजह से लोग जो है वो एक साथ रह सकते हैं। अब इन चीजों से क्लियर होता है कि जो फेडरलिज्म है उसमें दो तरह की सरकार होती है, एक होती है कमिंग टुगेदर और एक होती है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर उसमें फर्स्ट रूट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो कंट्री है, जो देश है, वो पूरा एक बहुत बड़ा देश है और वो अपने छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ है। छोटी छोटी यूनिट्स में बटे होने के कारण जैसे कि सोवरेन सारी यूनिट्स जो है वो पूरी तरह से सोवरेन है, सोवरेनिटी है, यानी कि वो पूरी तरह से आजाद है और उसपे किसी भी दूसरे और वो जो देश है, वो जो कंट्रीज है, वो पूरी तरह से सोवरेन है, यानी कि संप्रभु है, पूरी तरह से आजाद है और उसपे किसी भी दूसरे का अधिकार नहीं होगा। दूसरा रूट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, जैसे कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा देश है, जैसे कि हमारा भारत है और भारत को छोटे छोटे सब यूनिट्स में बांट दिया गया है, जैसे कि छोटे छोटे राष्ट्र स्टेट्स जैसे हमारे देश में। अब ये राष्ट्र मिलकर के सारे स्टेट्स मिलकर के भारत को चलाते हैं, भारत की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस में आप देख रहे हो कि लोग जो है वो इधर से उधर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो ऐसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट पे आक्रमण कर दे, दूसरे स्टेट पे कब्जा कर लें। सबकी सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से बरकरार है। अब दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि अब देश जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, स्टेट में बट गया है, लेकिन अब इन स्टेट्स को बांध करके रखने के लिए, समझ रहे हो बच्चों, बांध के रखने के लिए यानी इकट्ठा करके रखने के लिए, एक साथ रहने के लिए, ये अपनी मनमर्जी ना करने लग जाए। ये ना कहें कि भाई हमारा तो स्टेट बन गया, हमारा तो यूपी बन गया और जो हमारा यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है योगी, वो ज्यादा अपने आप को पावर समझने लगे। तो ऐसे इन सबको एक साथ बांध के रखने के लिए क्या होता है, एक सेंटर की गवर्नमेंट होती है, सेंटर की एक गवर्नमेंट होती है जो कि केंद्र में शासन करती है। उसका काम होता है इन सबको इकट्ठा करके रखना। जैसे एक एग्जांपल दूंगी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है। अब कोरोना वायरस में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। लॉकडाउन 4 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई सब अपने अपने राज्यों के हिसाब से अपने नियम कानून बना लो। किसी राज्य में ज्यादा है, जैसे आप देखते हो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो वहां के नियम कानून, हमारे उत्तराखंड में कम केसेस हैं, तो वहां के नियम कानून उत्तराखंड से थोड़े बहुत अलग होंगे। लेकिन 31 मई तक लॉकडाउन चलेगा। ये फैसला किसका है? ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है या हमारे मोदी का है, नरेंद्र मोदी जी का है। तो इसलिए इसको कहते हैं, अब नरेंद्र मोदी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 31 मई तक पूरा देश जो है वो लॉकडाउन रहेगा। बस इससे रिलेटेड अपने अपने राज्यों में, अपने अपने स्टेट्स में आप गाइडलाइन बना लो। तो ये है होल्डिंग टुगेदर डेमोक्रेसी।